हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आप लोगों के लिए हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लेके आया हूं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में सोम के बारे में। तो सोम हम डिस्कशन कर रहे थे जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए चला रहा था, जिसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बाकी रह गए थे। तो आज के इस वीडियो में उस टॉपिक्स को देखेंगे और आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में उसके भी कुछ कंसेप्ट जो है वो देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों पूरे वीडियो को, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हैंडबुक में पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको काफ़ी सारे हर एक एग्ज़ाम में इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। लास्ट के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन ई, जी, के एंड यू के बारे में पढ़ लिया था, और जिसमें ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के जो होता है वो बल्क मॉडुलस होता है, और म्यू जो है दोस्तों पॉइजन्स रेशियो होता है। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, 3K ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू होता है। ई इक्वल टू 2G 1 माइनस 2 म्यू, और जी जो होता है वो शियर मॉडुलस होता है। ई इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस जी होता है, और म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2 अपॉन 6K प्लस 2G, 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G। तो ई जो है वो यंग्स मॉडुलस है, जी जो है वो शियर मॉडुलस है, के जो है वो बल्क मॉडुलस है, और म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये जितने भी 4 फॉर्मूले हैं रिलेशनशिप, इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं हैंडबुक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मटेरियल के कांस्टेंट के बारे में। तो मटेरियल एंड द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मटेरियल होगा तो दोस्तों इसके अंदर 2 होता है, ऑर्थोग्राफिक होगा तो 9 होता है, और एन आइसोट्रॉपिक होगा तो 21 होता है। होमोजीनियस ऐसे मटेरियल होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है किसी भी एक पॉइंट पे, और आइसोट्रॉपिक मटेरियल जो दोस्तों सभी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज़ स्ट्रेन। किसी भी मटेरियल की एनर्जी जब उसको हम लोग स्ट्रेन करते हैं, जब उसको हम लोग खींचते हैं किसी भी मटेरियल को, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उस एनर्जी को हम लोग दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है म्यू यू इज इक्वल टू 1/2 पी इंटू डेल्टा। पी मतलब अप्लाइड लोड, डेल्टा मतलब एलोंगेशन, और इसको टोर्सन के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो 1/2 इंटू टी इंटू थीटा होता है। पी जो है वो आपका अप्लाइड लोड है, डेल्टा जो है एलोंगेशन ड्यू टू अप्लाइड लोड, टी जो है वो अप्लाइड टॉर्क है, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क। रेजिलियंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द इलास्टिक रीजन व्हेन इट इज़ स्ट्रेन। मतलब इलास्टिक रीजन तक जो बॉडी के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस। एरिया अंडर द पी डेवलप्ड कर्व, मतलब दोस्तों पी और डेल्टा के बीच में मान लीजिए ये पी है और ये डेल्टा है, तो इसके बीच में जो कर्व बनेगा और जिसकी एरिया जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर पी डेल्टा कर्व। तो मतलब 1/2 पी इंटू डेल्टा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस, 1/2 पी इंटू डेल्टा। और यही आपकी स्ट्रेन एनर्जी होती है। मतलब इलास्टिक रीजन तक किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, द मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल इन इलास्टिक रीजन इज कॉल्ड एज ए प्रूफ रेजिलियंस। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कोई भी मटेरियल के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है इलास्टिक रीजन तक, उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। एरिया ऑफ द पी डेल्टा कर्व इज इक्वल टू 1/2 PEL इंटू डेल्टा EL। मतलब इलास्टिक लिमिट तक जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मैक्सिमम एनर्जी, उसको हम लोग बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस। PEL इज़ अ लोड अप टू द इलास्टिक लिमिट एंड डेल्टा EL इज़ अ एलोंगेशन अप टू द इलास्टिक लिमिट। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होगा, तो दोस्तों प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सिग्मा EL इज़ अ स्ट्रेन अप टू द इलास्टिक लिमिट एंड कैपिटल E इज़ अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। तो सिग्मा जो है वो थर्मल स्ट्रेस है, ई इज
ई अल्फ़ा टी, सिग्मा इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस और ई अल्फ़ा टी। ई जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अल्फ़ा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन होता है और टी जो है वो आपका टेम्परेचर चेंज होता है। डेल्टा जो होता है दोस्तों, डेल्टा इज इक्वल टू एल अल्फ़ा टी। ओके, तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन हमें पता है, थर्मल स्ट्रेस हमें पता है ई अल्फ़ा टी, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो एल अल्फ़ा टी अपॉन एल, एल और एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्फ़ा टी बचेगा। अल्फ़ा ऑफ स्टील इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा दोस्तों, ये अल्फ़ा स्टील और अल्फ़ा कॉन्क्रीट दोनों की थर्मल स्ट्रेस जो है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल स्ट्रेस जो है वो सेम होने के कारण ही हम लोग स्टील और कंक्रीट को एक साथ उपयोग में ले सकते हैं। यही एक महत्वपूर्ण कारण होता है। आपको स्कूल में टीचर्स पूछते होंगे, सर लोग जो है पूछते होंगे कि वाई वी आर यूजिंग स्टील एंड कंक्रीट, वाई वी कैन नॉट यूज़ द अदर मटेरियल। तो आपको यही आंसर बताना है दोस्तों कि थर्मल कोफिशिएंट जो है स्टील और कंक्रीट का बहुत ही नियरेस्ट या फिर सेम होने के कारण ही हम लोग इनको यूज़ कर पाते हैं। अल्फ़ा एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, अल्फ़ा ब्रास उससे कम होता है, अल्फ़ा कॉपर उससे कम होता है और अल्फ़ा स्टील सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सीक्वेंस ये भी कभी कभी पूछ सकता है, ए बी सी एस, इस तरीके से याद रखिएगा। ए का सबसे ज़्यादा, बी का उससे कम, सी का उससे कम और स्टील का सबसे कम। When a bar is free to expand, there is no thermal stress due to change in the temperature. जब कोई बार जो है दोस्तों फ्री होता है, मतलब उसका एंड जो है वो फ्री है और उसको फ्री टू एक्सपांसन किया जाता है, तो उसके अंदर जो है कोई भी थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और टेम्परेचर चेंज होने के कारण किसी भी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में। चैप्टर नंबर 2 लेके आऊँगा मैं आपको, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। हैंडबुक जो है वो दोस्तों आपके पास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी दे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आपको आ रहा है माइंड में तो आप कमेंट में इसका आंसर जान सकते हो। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल ID दी गई है दोस्तों, तो आप मुझे ईमेल करके भी किसी भी प्रकार का डाउट एग्ज़ाम रिलेटेड आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।